हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल केडी ज्ञान अकेडमी में। और आज है नया टॉपिक सुपर टेट से संबंधित शिक्षण कौशल। इससे 5 से 10 क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आते हैं और उसी से संबंधित लगभग पूरी एक ही बार क्लास में ये देख लेते हैं। जो जो इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो इसमें सभी बताए गए हैं, तो प्लीज़ इसको देखिएगा ज़रूर। और हाँ, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बढ़ते हैं बिना कुछ बकवास किए आगे। कह रहा है शिक्षण कौशल का अर्थ। शिक्षण कौशल का अर्थ क्या है? शिक्षण कौशल का अर्थ है वह कला, विधियां और तकनीकी जिनका उपयोग एक शिक्षक कक्षा में बच्चों का प्रभावी ढंग से सिखाने एवं उनके अधिगम को सुगम बनाने के लिए किया जाता है। शिक्षण कौशल का अर्थ है वह कला, विधियां और तकनीकें जिनका उपयोग एक शिक्षक कक्षा में बच्चों को प्रभावी ढंग से सिखाने और उनके अधिगम को सुगम बनाने के लिए करता है। शिक्षण की प्रमुख शिक्षण विधियां एवं उनके जनक। देखो, पहली विधि आगमन विधि है, अरस्तु। इसके प्रतिपादक कौन है? अरस्तु। निगमन विधि भी अरस्तु की है। प्रश्नोत्तर विधि जिसे हम लोग बोलते हैं, ये सुकरात की है। संवाद विधि प्लेटो की है। प्रोजेक्ट विधि विलियम हेनरी किलपैट्रिक की है। खेल विधि हेनरी कोल्डवेल कुक की है। और किंडरगार्टन विधि फ्लावेल की है। और मॉन्टेसरी विधि मैडम मारिया की है। खोज और ह्यूरिस्टिक विधि, यानी खोज को ही ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं, ये H.E. आर्मस्ट्रांग की है। सूक्ष्म शिक्षण विधि जो है ड्वाइट एलन की है। और बेसिक शिक्षा प्रणाली महात्मा गांधी की है। ये जो विधियां हैं इनसे क्वेश्चन यूपी टेट में या सुपर टेट में हमेशा ही पूछे जाते हैं, आप देख लीजिएगा। तो इसलिए इनको याद करना बहुत जरूरी है। शिक्षण के सूत्र, पॉइंट दूसरा है शिक्षण के सूत्र। शिक्षण के सूत्र देखिए, शिक्षकों को कक्षा में बच्चों को निम्नलिखित क्रम अनुसार पढ़ाना चाहिए। पहला, सरल से कठिन की ओर। इसमें क्या होता है? पहले आसान अवधारणाएं सिखाई जाती हैं, फिर धीरे धीरे कठिन विषयों की ओर बढ़ते हैं। ज्ञात, दूसरी विधि है ज्ञात से अज्ञात की ओर। बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़कर नई विषय वस्तु को सिखाना। ज्ञात से अज्ञात की ओर में क्या है? बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़कर नई विषय वस्तु को सिखाना। तीसरी विधि मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली वस्तुओं से शुरुआत करके काल्पनिक या अमूर्त विचारों की ओर ले जाना इस विधि के अंतर्गत आता है। पहले प्रत्यक्ष कोई चीज ठोस वस्तु दिखाइए, तो उसको कल्पना के तौर पे उस पर विचार करिए, अमूर्त की ओर ले जाइए। तो इस विधि में क्या है? मूर्त से अमूर्त की ओर। चौथी विधि क्या है? प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। सामने मौजूद उदाहरणों एवं वस्तुओं का प्रयोग पहले करना। तो ये क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। पूर्ण से अंश की ओर। पहले संपूर्ण विषय वस्तु या ढांचे का ज्ञान देना, फिर उसके विभिन्न भागों को समझाना। जैसे पहले पूरे पेड़ का ज्ञान देना या उसके बारे में बताना, फिर पत्ती और तने के बारे में भी बताना। ठीक है। तीसरा पॉइंट देख लीजिए, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। स्वतंत्रता पूर्व शिक्षा मैकाले का विवरण था 1835 में। वुड का घोषणा पत्र 1854 में, जिसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। राधाकृष्ण आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित है। मुदालियार आयोग ये माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन
से संबंधित है। कोठारी आयोग 1964 से 66, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं 10+2+3 शिक्षा ढांचे का सुझाव दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम सुविधाओं हेतु ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 की शुरुआत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी नया शैक्षणिक ढांचा तैयार किया गया 5+3+3+4। अब इसमें ये जो एनईपी का नया शैक्षणिक ढांचा है। चौथा पॉइंट देख लीजिए, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? बिना किसी भेदभाव के, चाहे सामान्य बच्चा हो, चाहे विशिष्ट बच्चा हो या दिव्यांग बच्चा हो, एक ही विद्यालय में एक ही छत के नीचे एक साथ शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो वो समावेशी शिक्षा कहलाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें समानता बनी रहती है, किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं होता, सामाजिक समरसता रहती है, भाईचारा बना रहता है, समावेश की भावना का विकास भी बना रहता है। 5वां पॉइंट देख लीजिए, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अब देखिए कब लागू हुआ था, इसका उद्देश्य क्या? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 से 88 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चालू हुआ था। इसका उद्देश्य था प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम आवश्यक भौतिक एवं शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराना। प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम आवश्यक भौतिक एवं शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत इसका उद्देश्य था। दूसरा है सर्व शिक्षा अभियान। इसका ये कब लॉन्च हुआ, यानी कब इसको लागू किया? 2001 में। इसका उद्देश्य क्या था? 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा, आपने टैगलाइन भी स्कूलों में देखी होगी, सब पढ़ें सब बढ़ें, ठीक है। मिड डे मील 1995 में लागू किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था? नामांकन बढ़ाना, ठहराव सुनिश्चित करना और बच्चों को पोषण स्तर सुधारना, ये मिड डे मील का उद्देश्य था। और आरटी एक्ट शिक्षा का अधिकार, ये 2009 में लागू हुआ था, लेकिन पूरी तरह से जो लागू हुआ था 2010 में हुआ था। कब हुआ था? 2010 में। इसमें क्या था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की गई थी और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया था। शैक्षणिक मूल्यांकन एवं मापन 6 पॉइंट है, देखिए। शैक्षणिक मूल्यांकन एवं मापन। पहला पॉइंट इसमें जो दिए जाते हैं मापन, छात्र के प्रदर्शन को अंकों या संख्या में व्यक्त करना मापन कहलाता है। उदाहरण के लिए 100 में से 85 अंक देना। मूल्यांकन देखिए, इवैल्यूएशन, छात्र के गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों पक्ष की परख करना, ये मूल्यांकन कहलाता है। जब भी बच्चों की मूल्यांकन करेगा हम उसके दोनों तरह से गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों पक्ष का परख करेंगे। सतत व्यापक मूल्यांकन सीसी, बालक का वर्ष भर निरंतर तथा सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन सीसी के अंतर्गत आता है। और सीसी भी देखिए, एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक, ठीक है। तो आगे इसमें देखने को मिलेगा। चौथा पॉइंट है निदानात्मक परीक्षण। बालक की पढ़ाई में आ रही कमियों कठिनाइयों की पहचान करना। निदानात्मक में क्या होता है? डायग्नोस करना, मतलब बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है उसकी हमें पहचान लगाना। क्या कारण रहा है? आर्थिक कारण हो सकता है, सामाजिक कारण रह सकता है, परिवेशीय कारण हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, हेल्थ इशू हो सकता है, मेंटल इशू हो सकता है, तो कई कारणों हो सकते हैं। उसको हमें पहले पता लगाना नहीं है, निदानात्मक करना। उसके बाद जब हमें पता चल जाएगा इसके अंदर क्या कमी है, किस वजह से ये नहीं सीख पा रहा, तो उपचारात्मक शिक्षण उसको दिया जाएगा उसके स्तर, पढ़ाई के स्तर के अनुसार। पहचानी गई कमियों कठिनाइयों को दूर करने हेतु पुनः शिक्षण दिया जाएगा। अब 7 पॉइंट, आरंभिक पठन कौशल, अर्ली रीडिंग स्किल्स। पठन का अर्थ है लिखित भाषा के प्रतीकों को देखकर
उनके अर्थ को ग्रहण करना ही पठन या वाचन कहलाता है। लिखित भाषा के प्रतीकों को देखकर उनके अर्थ को ग्रहण करना ही पठन या वाचन कहलाता है। सस्वर वाचन, आवाज के साथ बोल बोलकर पढ़ना शुरुआती प्रारंभिक कक्षाओं के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इसे सस्वर वाचन बोलते हैं, इसीलिए सस्वर ऑरल रीडिंग जिसे बोलते हैं। मौन वाचन, बिना आवाज के मन ही मन पढ़ना, गहन अध्ययन और अर्थ ग्रहण करते हुए। मौन वाचन ये बड़े बच्चों के लिए होता है, छोटे बच्चों के लिए नहीं होता है। मौन वाचन जब उनको समझ विकसित हो जाती है तो उनके लिए मौन वाचन भी उपयोगी होता है। उसके बाद है पठन कौशल। पठन कौशल के घटक क्या है? ध्वनि, बोध, वर्ण, शब्द पहचान। ध्वनि, बोध, वर्ण, शब्द पहचान, प्रवाह तथा अर्थग्रहण, ये पठन कौशल के घटक हैं। शैक्षणिक प्रबंधन एवं प्रशासन। प्रबंधन के स्तर देखिए, केंद्रीय स्तर पर शिक्षा मंत्रालय है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। और अभी हाल ही में आपको पता है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय यानी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया गया था, तो उस समय हमारे शिक्षा मंत्री थे श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, अब दूसरे बने हैं। और एनसीईआरटी और सीबीएसई ये केंद्रीय स्तर पर शिक्षा का प्रबंधन करते हैं, यानी इनके अंडर में पूरे देश की शिक्षा से संबंधित रूल्स होते हैं, कंट्रोल होता है। राज्य स्तर पर एससीईआरटी है और राज्य परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी, ये हमारे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं पीएनपी, ठीक है, राज्य परीक्षा नियामक प्राधिकारी, ये हर राज्य में लगभग होता है। जिला स्तर पे वहाँ नाम अलग हो सकता है लेकिन लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में ये चीजें होती हैं। जिला स्तर पर डाइट होती है, शिक्षा डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण का केंद्र होता है। विद्यालय स्तर पे एसएमसी होती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ये प्रबंधन के स्तर हैं जो हर स्तर पे आपको मिलेंगे। एसएफसी जो विद्यालय प्रबंधन संबंध में कैसे गठन होता है? आरटी 2009 के अनुसार प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में गठन अनिवार्य है, ठीक है। इसमें क्या कुल सदस्यों में से 75% सदस्य अभिभावक पेरेंट्स होते हैं, यानी जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हीं के पेरेंट्स इसमें 75% शामिल होते हैं। और बाकी अभिभावक सदस्यों में जो भी अभिभावक सदस्य हैं 50% महिलाएं ही होती हैं। ऐसा प्रावधान है एसएमसी के अंतर्गत। शिक्षण के स्तर, लेवल ऑफ टीचिंग। शिक्षण का स्तर देखिए, स्मृति स्तर मेमोरी लेवल पे, इसके प्रतिपादक है हार्वर्ड। और मुख्य उद्देश्य क्या था? तथ्यों को रटने, याद करने, तथ्यों को रटने, याद करने और दोहराने पर बल दिया गया प्राथमिक स्तर पर। यह स्मृति हार्वर्ड ने ऐसा इन्होंने माना है। और दूसरा है बोध स्तर पे, ये मॉरिसन इसके प्रतिपादक हैं। विषय वस्तु को समझने, संबंध स्थापित करने, उदाहरण देने पर बल दिया गया है। विषय वस्तु को समझने, संबंध स्थापित करने और उदाहरण देने पर बल दिया गया है। तीसरा देखिए चिंतन स्तर पर, हंट, ये इसके जो प्रतिपादक हैं हंट है चिंतन स्तर पर। रिफ्लेक्टिव लेवल जो है, इसमें समस्या समाधान, मौलिक सोच, तर्क और विश्लेषण पर बल दिया गया है। ये उच्चतम लेवल पे है। कहाँ पे है? उच्चतम लेवल पे। अब आके देखिए क्विक रिवीजन एग्जाम पॉइंट सुपर टेट स्पेशल। आरटी 2009 अनुसार प्राथमिक शिक्षक हेतु कार्य घंटे 45 घंटे प्रति सप्ताह बांटे गए थे। छात्र शिक्षक अनुपात प्राथमिक स्तर पर 30 बच्चों पर एक शिक्षक, और शिक्षक अनुपात में छात्र शिक्षक अनुपात उच्च प्राथमिक स्तर 35 बच्चों पर एक शिक्षक। निदान पहले पता लगाएंगे, कठिनाई कमजोरी की पहचान करेंगे और उपचार, फिर उसके बाद हम रेमेडियल एजुकेशन यानी रेमेडियल टीचिंग करेंगे, यानी कठिनाई को दूर करने, सुधार करने के लिए कच्चा शिक्षण का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और ये रही हमारी आज की क्लास। अगर मेरी आपको क्लास अच्छी लगी तो मेरे यूट्यूब चैनल केडी ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब करें
केडी ज्ञान एकेडमी, इससे आपको यूपी सुपर टेट से संबंधित सारे नोट्स, सारी क्लास विधिवत मिलती रहेंगी। और बस अपना प्यार बनाए रखें, मोटिवेशन मिलता रहता है जब आप लोग देखेंगे। और ऐसे देखते रहिए, आगे बढ़ती है। सब पढ़ें, सब बढ़ें।